स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को कलेक्ट करने के बाद, सारी इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करने के बाद नेक्स्ट टर्म आती है, उसको हमने प्रेजेंट कैसे करना है। प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसको देखते ही पता चले कि वो डाटा क्या कहना चाहता है। एक पिक्चर से हमारे सामने क्लियर हो जाती है कि वो डाटा किसके लिए है। डाटा प्रेजेंटेशन में हम 3 टाइप्स का करेंगे कि डाटा को किस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होती है? टेक्सचुअल में जब हम डाटा को टेक्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, जैसे हम कहते हैं रिटन फॉर्म में उसको हम प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपके सामने ये कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। क्या लिखा है? सेंसस ऑफ इंडिया 2001 रिपोर्टेड दैट इंडियन पॉपुलेशन हैड राइजन टू 102 करोड़, ऑफ विच ओनली 49 करोड़ वर फीमेल्स अगेंस्ट 53 करोड़ मेल्स। 74 crores people resides in rural India and 28 crores lived in towns and cities. Okay? तो इसका क्या मतलब है? इस टेक्स्ट से हमें अपने डाटा की क्वालिटी का पता चल रहा है कि ये डाटा क्या कहना चाहते हैं। जब हम डाटा को टेक्स्ट फॉर्म में दे देते हैं, रिटन फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो उसको कहते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन में हम 4 तरह की टेबल्स करेंगे। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन एंड स्पेशल क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन मैं आपको लास्ट जो पिछला चैप्टर था उसमें भी करवा के आई हूँ। यहाँ पर हम प्रेजेंटेशन के रूप में इसको करेंगे। सबसे पहला है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। जब हम डाटा को, हमारे पास डाटा ऐसा हो जिसकी हमने क्वालिटी रिप्रेजेंट करनी है और हम उस हिसाब से उसको टेबल में लगाते हैं, तो उसको कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। जैसे कि ये एक एग्जांपल है इसी चीज को जो हमने टेक्स्ट में लिखी हुई है कि इतनी मेल्स है, इतनी फीमेल्स है। यहाँ पर हमने उसको टेबल में उसका एक पार्ट हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। जैसे जेंडर मेल एंड फीमेल, कितने नंबर इन करोड़? 53 करोड़ हमारे पास मेल्स हैं, 49 करोड़ हमारे पास फीमेल्स हैं। टोटल कितना हो गया हमारे पास? ये 102 करोड़। तो ये उसी डाटा का कुछ पार्ट हमने टेबल में प्रेजेंट किया है। इसको कह दिया हमने टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, इसको कह दिया हमने टेबुलर प्रेजेंटेशन। बट ये कौन सा टेबुलर प्रेजेंटेशन है? क्वालिटेटिव प्रेजेंटेशन। लास्ट चैप्टर में आपको मैंने करवाया था कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में क्या फर्क होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वांटिटेटिव टेबल। ठीक है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में क्या है? जब हमारे पास डाटा सिर्फ नंबर्स में होता है, तो हम उसको, जिसको हम सिर्फ काउंट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। जैसे कि ये मार्क्स दिए हुए हैं कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतने मार्क्स लिए, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिन्होंने 10 to 20 के बीच में लिए। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जब हमारे पास डाटा हमने इस तरह से प्रेजेंट करना हो टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये है ईयर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमने वीक के अकॉर्डिंग, मंथ के अकॉर्डिंग, डिकेड के अकॉर्डिंग, जब हमने डाटा को टाइम के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करना है, तो उस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। ये हमने दिखाया हुआ है कि सेल्स इन लैक्स 1996 में 81 लाख हुई, 1997 में 82 लाख हुई, 1998 में 80 लाख हुई। मतलब जब हमने टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी डाटा को प्रेजेंट किया है, उसको हम क्या देते हैं? टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। स्पेशल क्लासिफिकेशन कौन सी होती है? स्पेशल होती है जो एरिया के अकॉर्डिंग, जगह के अकॉर्डिंग, स्पेस के अकॉर्डिंग हमने उसको क्लासिफाई किया होता है, उसको हम कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया है यूएसए एक्सपोर्ट शेयर दिखाया है। यूएसए का कितना है? 12.5%, जर्मनी का 10.5%, यूके का, ये कंट्री वाइज दिखाया है। इसी तरह जब हम कोई भी डाटा कंट्री वाइज, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, टाउन वाइज, किसी भी जगह के अकॉर्डिंग हम उसको प्रेजेंट करते हैं, हम उसको कह देते हैं स्पेशल क्लासिफिकेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन में हमने 4 तरह की क्लासिफिकेशंस की: क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, टेम्पोरल एंड स्पेशल क्लासिफिकेशन। थर्ड टाइप की जो आपकी प्रेजेंटेशन आ जाती है वो होती है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जिसमें हम फर्दर 3 तरह की डायग्राम्स करेंगे कि फर्दर कौन कितने तरह की हमारे पास प्रेजेंटेशन होती है जो हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में करते हैं। उससे पहले जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है उसमें टेबल का जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। अब हम करेंगे कि एक टेबल के कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि उस टेबल में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है।
उस इंफॉर्मेशन को रीड करना, उस टेबल्स को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। आपको कभी भी कोई टेबल फॉर्म करना हो तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं जो जरूरी होने चाहिए। सबसे पहले आ जाते हैं टेबल नंबर। कोई भी टेबल बनाते हैं उसको टेबल नंबर जरूर दिया जाता है। आप अपनी बुक में जितने भी टेबल देखोगे उनको सबसे पहले ऊपर एक टेबल नंबर दिया जाता है। मोस्टली ये ऐसे दिया जाता है कि जो चैप्टर चल रहा होता है उसी चैप्टर के नंबर से आपके टेबल शुरू होते हैं। सपोज करो आपका 4th चैप्टर चल रहा है, 4th चैप्टर में जो फर्स्ट टेबल होगा उसको ऐसे दिया जाएगा, 4th चैप्टर का फर्स्ट टेबल। सपोज सेकंड नंबर पे कोई टेबल आ रहा है तो उसको दिया जाएगा 4th चैप्टर में सेकंड टेबल। ये कोई जरूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि हमने यही उसी चैप्टर के नंबर से स्टार्ट करना है। ये आप किसी भी तरह से, किसी भी फॉर्मेट से आप अपने टेबल को नंबर दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला कंपोनेंट क्या आ गया, किसी भी टेबल को नंबर देना। फिर आ गया कि उस टेबल का एक टाइटल होता है। जैसे इस टेबल में क्या शो किया गया है वो हमें टाइटल से पता चल जाता है। ईयरली सेल्स ऑफ अ टी शॉप फ्रॉम 1996 टू 2000। ठीक है, कि इस टेबल में क्या बताया गया है, किसी टी शॉप की ईयरली सेल्स बताई गई हैं। कौन से ईयर से कहां तक, 1996 से लेके 2000 तक। ठीक है, तो इससे हमें टाइटल से इतना पता चलता है। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या आ जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि उस टेबल का टाइटल। फिर आ गया, ये देखिए ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है। कॉलम के ऊपर क्या दिए हुए हैं, हेडिंग्स दिए हुए हैं। इनको कहते हैं कॉलम हेडिंग्स। ठीक है, कैप्शंस भी कह सकते हैं, कॉलम हेडिंग भी कह सकते हैं। इस कॉलम का क्या हेडिंग है, ईयर, कि इसमें हमने ईयर बताया हुआ है। इस कॉलम में हमने सेल्स बताई हुई है। तो इसी तरह से जैसे कॉलम के हेडिंग्स होते हैं, यदि आपका डाटा बड़ा है, ज्यादा चीजें उसमें बताई हुई हैं, या फिर उसमें रोज बन रही हैं, अलग अलग क्वालिटी बताई हुई है, तो कई बार यहाँ पर रोज के हेडिंग भी होते हैं जिनको स्टब्स या रो हेडिंग्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बॉडी ऑफ द टेबल। बॉडी ऑफ द टेबल क्या है, इन रोज एंड कॉलम्स के बिना जितना भी हमने उसमें डाटा प्रेजेंट किया है उस सारे को क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ द टेबल। देन है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि इसकी जो यूनिट है, जैसे हमने ये चीजें मेजर की हैं तो उसमें कौन सी यूनिट हम यूज कर रहे हैं। जैसे इसमें हमने लिखा है रुपीज इन लैक्स, सेल हमने दिखाई है कि इतने लैक्स में सेल हो रही है, तो हमने वो कहा है कि रुपीज में हम शो करें रुपीज इन लैक्स। 79 लैक्स, 80 लैक्स, 91 लैक्स, 100 लैक्स, 82 लैक्स। तो यहाँ से पता चल जाता है कि हमने कौन सी यूनिट, थाउजेंड्स में है, हंड्रेड्स में है, या फिर हम कुछ परसेंटेज में दिखा रहे हैं, यूनिट कौन सी यूज कर रहे हैं, ये मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। तो ये हो गया यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ओके, देन है सोर्स, कि हमने वो डाटा कहां से लिया है। यदि हमने ये इंफॉर्मेशन ली है, कहां से लिया है, आपने देखा होगा कई बार यहाँ पे टेबल के नीचे लिखा होता है सोर्स। ठीक है, कई बार सेंसस का जो पॉपुलेशन के रिगार्डिंग डाटा होता है वो मोस्टली लिखा होता है कि सेंसस 2001, सेंसस 2011। यहाँ पर कई बार लिखा होता है अनपब्लिश्ड डाटा। अनपब्लिश्ड डाटा का क्या मतलब है कि ये डाटा हमने किसी, ये कंपनी ने खुद ने, ये शॉप ने इकट्ठा किया, अपनी सेल्स को देखा, कहीं पे पब्लिश नहीं हुआ। ठीक है, मोस्टली आपने ये देखा होगा कि सोर्स कहाँ से है, अनपब्लिश्ड है, ये हमने ऐसे ही कहीं से डाटा लिया हुआ है। तो ये बताता है कि वो डाटा जो उस टेबल में प्रेजेंट किया है वो उसका सोर्स क्या है, कहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट जो आ जाता है वो है नोट। यदि कोई उस टेबल के रिगार्डिंग इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, उसको पहले से एक्सप्लेन नहीं किया गया, या फिर उस टेबल को कोई स्पेशल एक्सप्लेनेशन आप देना चाहते हैं, तो ये उसका लास्ट में नोट लिख के ऐसे उस टेबल के रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये आगे टेबल के मेन पार्ट्स, टेबल के मेन कंपोनेंट्स, टेबल नंबर, टेबल टाइटल, देन है कॉलम हेडिंग्स, रो हेडिंग्स यदि हैं, बॉडी ऑफ द टेबल, देन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कई बार ये यूनिट यहाँ पे भी लिख देते हैं। ठीक है, और देन है सोर्स के कहां से लिया है, नोट, यदि कोई स्पेशल नोट है उस टेबल के लिए तो वो भी आप एंड में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पार्ट्स ऑफ टेबल। अभी तक हमने किया कि प्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं अपने डाटा की। टैबुलर प्रेजेंटेशन हमने की, उससे पहले हमने टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की। इसमें जो थर्ड आ जाता है वो है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में भी हमारे पास 3 तरह की प्रेजेंटेशन है, ज्योमेट्रिक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एंड अरिथमेटिक लाइन ग्राफ। सबसे पहले हम करेंगे ज्योमेट्रिक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, कि ज्योमेट्रिक फॉर्म में कौन सी डायग्राम्स हैं जिनको हम
बनाते हैं। सबसे पहली हमारे पास आ जाती है सिंपल बार ग्राफ। ये आप अपने छोटी क्लासेस में भी देखा होगा, प्रीवियस क्लासेस में आपने ऐसे जो डाटा दिया होता था उसके ऐसे ग्राफ बनाए होंगे, जिसको हम बोलते हैं सिंपल बार ग्राफ। सिंपल बार ग्राफ कब काम आते हैं? जब हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज में डाटा होता है। ये फ्रीक्वेंसी एंड नॉन फ्रीक्वेंसी सभी तरह के डाटा में बन जाते हैं और बनाने बहुत ईजी और सिंपल वे है डाटा को प्रेजेंट करने का। जैसे हमने यहाँ पे एक टेबल ले लिया, ठीक है। टेबल में हमने दिखाया हुआ है कि लिटरेसी रेट ऑफ मेजर स्टेट्स। कौन कौन सी स्टेट्स ले ली हमने? आंध्र प्रदेश, पंजाब, केरला, तमिलनाडु, और उनके वहां के उस स्टेट के मेल्स का लिटरेसी रेट ये दिखाया हुआ है 2001 में एंड 2011 में। अब हमने इसको सपोज करो इस एरे को, इस डाटा को हमने टेबुलर फॉर्म, इसको हमने ज्योमेट्रिक सिंपल बार ग्राफ में हमने इसको प्रेजेंट करना है, ठीक है, इस वाले को। तो यहाँ पे क्या ले लिया हमने? स्टेट्स ले ली, मेजर स्टेट्स, और यहाँ पे हमने ले लिया रेट ऑफ लिटरेसी। ओके, आंध्र प्रदेश में रेट ऑफ लिटरेसी कितना दिखा हुआ है 2001 में? 70। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 70 के सामने ये बार ग्राफ बना दिया। और उसके बाद पंजाब में 75, तो ये वाला यहाँ पे इसके सामने 75 पे ये बार बना दिया। इसी तरह से केरला एंड तमिलनाडु के इस बार ग्राफ से हमें एकदम से यदि आप देखो तो पता चल रहा है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट मेल का कहाँ पे है? केरला में है। उससे कम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो एक तरह की हाइट से हमें पता चल जाता है कि आइडियाज हो जाता है कि ये डाटा क्या प्रेजेंट करना चाहता है, ठीक है। इसको कहते हैं सिंपल बार ग्राफ। ये सबसे सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिक फॉर्म है डाटा को प्रेजेंट करने की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल का क्या मतलब? जब एक से ज्यादा बार्स हम एक डायग्राम में यूज कर रहे हैं। जैसे हमने इसी में सपोज करो लिटरेसी रेट दिखाना है 2011 का, ठीक है। सेम ही डायग्राम में हमने 2011 के मेल की लिटरेसी रेट भी दिखाना है। आंध्र प्रदेश में कितना है? 75%। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके, ठीक है, 75% तक ले गए और एक साथ में और बार बना दिए, ठीक है। आप इन बार्स को डिफरेंट कलर दे सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर पंजाब में 75 2001 में था, अब 2011 में कितना है? 81। तो यहाँ पे हम ले गए इसको थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे इसका नेक्स्ट बार बना दिया। और फिर है केरला में इसी तरह से ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इसमें कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और फिर है 82 से वो 86 तक चला गया, यहाँ पर बार बन गया। बार के टॉप पर उसका जो भी नंबर है, उसका जो भी डाटा है उसको लिख देना चाहिए, क्योंकि उससे इजी हो जाता है उसको अंडरस्टैंड करना पूरे डाटा को। तो ये देखिए एक ही हमने डायग्राम में स्टेट्स का डिफरेंट टाइम में डिफरेंट स्टेट्स का हमने 2001 में क्या था, 2011 में उनका डाटा क्या था, लिटरेसी रेट, उसकी दो इसको आप अलग अलग तरह से हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। कि ये जो है ये 2011 का डाटा है और जो प्लेन वाला बार है वो हमारा 2001 का है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। कॉपी पे आप इसको अलग अलग कलर से हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम बता देंगे कि जो प्लेन वाले बॉक्सेस है, प्लेन वाले बार है वो 2001 का शो कर रहे हैं और जो हमारे शेडेड वाले हैं वो 2011 का डाटा शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक ही बार में एक ही डायग्राम में मल्टीपल बार्स बना के उनका कंपैरिजन कर दिया। तो इससे आप देख भी सकते हैं, एकदम से पता चल रहा है कि पहले से जो लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज हो रहा है और जो बाकी स्टेट्स में कैसा था और उनको आपस में भी हम कंपेयर कर सकते हैं। ये हो गया हमारा मल्टीपल बार डायग्राम। जब एक ही बार था उसको हमने बोल दिया था सिंपल बार ग्राफ। जब एक ही डायग्राम में हमने एक से ज्यादा, आप इसी तरह से 2, 3 इसका टोटल भी शो कर सकते हैं, किसी तरह से भी आप इसको बार्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। देन आ गया कंपोनेंट बार डायग्राम। कंपोनेंट बार डायग्राम क्या होता है? एक ही बार में आप उसको शो कर देते हो, उसको डिफरेंशिएट कर देते हो। जैसे यहाँ पे हमने लिया है कि कितने बच्चे हैं जो एनरोल्ड हैं स्कूल्स में और कितने हैं जो आउट ऑफ स्कूल है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है कि कितना एनरोल्ड स्टूडेंट्स है, कितने आउट ऑफ स्कूल है। यहाँ पर जैसे हमने लिए थे बॉयज और ये है गर्ल्स, ठीक है। सपोज करो
बॉयज 91.5% है जो एनरोल्ड है, ठीक है। ये हम एनरोल्ड वाले को ऐसे प्लेन दे देंगे। जो आउट ऑफ स्कूल है हम उनको बता देंगे कि जो ये वाला बार है शेडेड वाला, ये शो कर रहा है कि आउट ऑफ स्कूल कितनी है। गर्ल्स हैं जो वो कितनी एनरोल्ड है 58.6%, और जो आउट ऑफ स्कूल है वो कितनी है 41.4%। एक ही बार में हमने डाटा को अलग अलग शो कर दिया, उसको बोल देते हैं कंपोनेंट बार डायग्राम। कंपोनेंट बार डायग्राम की एक और भी एग्जांपल है जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में देखते आए होंगे, ऐसे पाई, जिसको पाई चार्ट भी कहते हैं, पाई डायग्राम भी कहते हैं। कुछ इस तरह से बनी होती है पाई डायग्राम। ये डिफरेंट कंपोनेंट शो करती है, अलग अलग चीज। सपोज करो हम शो कर रहे हैं कि कितने बच्चे हैं जो पिज्जा लाइक करते हैं, ठीक है, ये इसको सेंटर में से ले लेते हैं। रेडियस से हम इसको मेजर करते हैं। सपोज करो कोई भी एग्जांपल ले लो, कितने बच्चे जो पिज्जा लाइक करते हैं, ठीक है, कितने बच्चे हैं जो बर्गर लाइक करते हैं, कितने बच्चे हैं जो चीज फ्राइज लाइक करते हैं, कितने बच्चे हैं जो फिंगर फ्राइज लाइक करते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। तो आप इस तरह से जो पाई डायग्राम होती है इसको या तो डिग्रीज में मेजर किया जाता है या परसेंटेज में मेजर किया जाता है, ठीक है। पूरी डायग्राम जैसे हम कह देते हैं कि सर्कल का एरिया कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। 1% जैसे हम कहें 3.6 डिग्री के इक्वल होता है। 1% यदि हमने इसका मेजर करना है तो वो 3.6 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कितना सर्कल होता है, एरिया सर्कल का 360 डिग्री होता है। तो इसको भी हमने, ये आपने किया होगा छोटी क्लासेस में पाई डायग्राम, तो इस तरह से भी हम अपने डाटा को शो कर सकते हैं। तो ये था ज्योमेट्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। जो नेक्स्ट हम करेंगे फ्रीक्वेंसी डायग्राम, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। तो स्टूडेंट्स, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में हमारा नेक्स्ट आ जाता है फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स हमारे पास 4 तरह की है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व और जाइव। सबसे पहले हम करेंगे हिस्टोग्राम क्या होती है। जैसे कि आपने बार ग्राफ किया था उसी तरह से इसमें भी बार्स बनती हैं, लेकिन उसमें क्या था, जब हमारे पास ग्रुप्ड डाटा होता है तब हम प्रेफर करते हैं कि हिस्टोग्राम में उसको प्रेजेंट किया जाए। बार ग्राफ में क्या होता था कि एक बार और दूसरी बार में आपस में गैप होता था, लेकिन जो हिस्टोग्राम है वो कॉन्टिन्यूटी में चलती है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास टेबल में डाटा है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60। हमने इसमें दिए हुए हैं कि ये मार्क्स हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। मैं ये एग्जांपल इसलिए ले लेती हूँ कि ये सबसे सिंपल है समझने के लिए। 0 to 20 मार्क्स हैं 6 स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो यहाँ से ये 0 से ही शुरू होता है, 0 से 20 मार्क्स है कितने स्टूडेंट्स के, 6 स्टूडेंट्स के। हम ज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर आ गया 6, ठीक है। तो इतने स्टूडेंट्स के 0 to 20 मार्क्स हैं। 20 to 40 मार्क्स है 5 स्टूडेंट्स के, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और 40 to 60 मार्क्स हैं 33 स्टूडेंट्स के, तो ये हमारे पास ऊपर यहां तक जाएगा। अब देखिए इसमें जो बार्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। जो हमने पीछे किया था कि क्या लिटरेसी रेट था आंध्र प्रदेश में, मेल लिटरेसी रेट हमने किया था पंजाब में, केरला में, तमिलनाडु में, उनमें बार्स में डिस्टेंस था। ये कॉन्टिन्यूटी में चल रही है, जिस तरह से हमारे मार्क्स कॉन्टिन्यूटी में चल रहे हैं। देन 60 to 80 कितने स्टूडेंट्स का है, 14 स्टूडेंट्स का, तो ये लगभग यहाँ पे आ जाएगा। देन है 80 to 100 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, ये अगेन 6 मार्क्स के हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। ये कॉन्टिन्यूटी में बनता है, इसमें बार्स में कोई डिफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जब हम इन्हीं के इसी से, सपोज करो हम इससे एग्जांपल ले लेते हैं, इनके मिड पॉइंट ले लेते हैं, इस तरह से सेंटर पॉइंट्स ले लेते हैं और उनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं, वो क्या बन जाती है हमारे पास एक तरह की पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसे क्या कहेंगे हम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है, यदि हम इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को एक स्मूथ शेप दे दें, जैसे कि हमने ऐसे अपने हाथ से जिस साइड को वो जा रही है एक स्मूथ शेप दे दिया, उसको क्या कह देते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व। होप है कि आपको समझ आ गया होगा कि हिस्टोग्राम पहले हमने कैसे ड्रॉ किया, फिर उसके मिड पॉइंट लेके हमने किस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाई,
फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से ही हम फ्रीक्वेंसी कर्व ड्राइव करते हैं। जब उसको स्मूथ सी शेप दे देते हैं, फ्री हैंड शेप दे देते हैं, तो हम उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। अब ये ओजाइव क्या है? ओजाइव ये हमारा बना था फ्रीक्वेंसी से। जब हम इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, सपोज हमने यहाँ पे इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लिया, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इसका मतलब लेस देन 20 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 6 के। हम इसको दोबारा से बना लेते हैं, आपको इजी हो जाएगा। लेस देन करके सपोज हम कहा लेस देन 20, कितने बच्चों के हैं लेस देन 20? 6 स्टूडेंट्स के, ठीक है। लेस देन 40 कितने स्टूडेंट्स के हो गए? 11 स्टूडेंट्स के। लेस देन, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको आती है बनानी। लेस देन 60 हो गए 44 स्टूडेंट्स की। देन लेस देन 80 हो गए 58 स्टूडेंट्स के, और लेस देन 100 हो गए 64 स्टूडेंट्स के। अब जब हमने इससे, इसी तरह से आप मोर देन भी बना सकते हो, इसको उल्टा भी ले जा सकते हो। इससे हमने ओजाइव ड्रॉप करनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई, ठीक है। ये हो गए हमारे मार्क्स, ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। ओके, 20, 40, 60, 80, 100, और इधर हमने ले लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऊपर तक जाएगा, अभी 64 भी है ना हमारे पास, 70, ठीक है। 30, 40, 50, 60, 70, इस तरह से। अब हमने क्या ओजाइव ड्रॉ करनी है इससे, ठीक है। हम कौन से वाली ले रहे हैं? लेस देन वाली। इसी तरह से आप मोर देन वाली, लेस देन वाली, दोनों तरह से बना सकते हैं। अब देखिए, लेस देन 20 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 6 स्टूडेंट के हैं, ठीक है। तो ये यहां तक के आ जाएगा, ओके। फिर लेस देन 40 कितने बच्चों के हैं? 11 स्टूडेंट्स के हैं, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ओके। देन लेस देन 60 44 स्टूडेंट्स के, ये आसपास यहाँ पे आ जाएगा। देन लेस देन 80 58 स्टूडेंट्स के हैं, यहाँ पे लगाएंगे। और जो है 100, लेस देन 100 हमारे पास 64 स्टूडेंट्स के हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो ओजाइव है लेस देन वाला, वो इस तरह से, कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये शुरू 0 से ही होएगा, ठीक है। लेस देन वाला ओजाइव है जो हमेशा इंक्रीजिंग बनता है। इसी तरह से यदि हम मोर देन वाला बनाएंगे कि मोर देन 20 कितने के हैं, मोर देन 40 कितने के हैं, तो ये पॉजिटिव से मतलब डाउनवर्ड आएगा, ठीक है, ओजाइव। ये मैंने आपको लेस देन वाला करवा दिया है, मोर देन वाला आप खुद ट्राई करना। इस तरह से हम अपना ओजाइव बनाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डायग्राम में मैंने आपको 4 तरह के करवाए। हिस्टोग्राम के बाद किया था हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जिसमें हमने मिड पॉइंट लेके उनको ज्वाइन किया था। देन फ्रीक्वेंसी कर्व, जब हम उनके उसको स्मूथ एक शेप दे दी थी। और ओजाइव हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाकर बनाया था, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास आ जाता है अरिथमेटिक लाइन ग्राफ। अरिथमेटिक लाइन ग्राफ काफी हद तक इसी के जैसे है, जैसे हम ओजाइव बनाते हैं उसमें हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई थी। जो अरिथमेटिक लाइन ग्राफ है वो मोस्टली तब यूज किया जाता है जब दो चीजों में कंपैरिजन किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमें ईयर, जैसे हमने कोई भी टाइम पीरियड का ट्रेंड देखना हो, कोई टाइम सीरीज देखनी हो, तो उसको अरिथमेटिक लाइन ग्राफ में यूज किया जाता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, इंक्रीज हो रही है चीज, डिक्रीज हो रही है। जैसे यहाँ पे लिया है हमने कि ईयर में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट देखना है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, इस लाइन पर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, और यहाँ पर हमने कौन से लिए, क्या लिया है, ईयर, ठीक है। एक्सपोर्ट 2010-11 में कितना है, 11,370, ये आसपास यहाँ पे आ जाएगा, ओके। देन 2011-12 में कितना है, 14,000, ये आप यहाँ पे ले लेंगे, ओके। देन 2012-13 में कितना है, 16,300। 2013-14 में कितना है, 19,000, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे एक्सपोर्ट की ट्रेंड लाइन बन गई, ओके। ये बन गई एक्सपोर्ट की ट्रेंड लाइन।
इसी तरह से हम इंपोर्ट की ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। 2010-11 में कितना इंपोर्ट हुआ है? 16,800। देन 2011-12 में कितना इंपोर्ट हुआ? 23,400। 2012-13 में कितना हुआ? 26,600। 2013-14 में कितना शो कर रहा है? 27,100। एक ये हमारी ट्रेंड लाइन बन गई। इसको आप इस तरह से शो कर सकते हैं, दोनों ट्रेंड लाइंस को आप अलग से, जैसे हमने ये डॉटेड शो कर दी, ठीक है। यहाँ पर फिर आप बता सकते हैं कि जो डॉटेड वाली है वो हमारा एक्सपोर्ट शो कर रहा है, और जो ये शेप वाला है वो हमारा, वो ट्रेंड लाइन हमारी इंपोर्ट शो कर रही है। तो आपने जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो भी ये इसी तरह से ट्रेंड लाइंस दिखाई जाती हैं कि किस टीम का क्या स्कोर रहा, दूसरी टीम का क्या स्कोर रहा, जब उनके इतने ओवर थे, 10 ओवर थे, 10 ओवर पे इंडिया की टीम का क्या स्कोर रहा, और 10 ओवर्स पे दूसरी ऑपोजिट टीम का क्या स्कोर रहा। तो वो कई बार आपने देखा होगा इस तरह सेम सी भी जाती होती है। तो ये क्या होती है? ट्रेंड लाइंस, जिनको हम कह देते हैं अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। तो ये था सारा चैप्टर आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में, जिसमें हमने 3 तरह की प्रेजेंटेशन की: टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टैबुलर प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल मैंने आपको बताया जैसे कि एक टेक्स्ट में दे दे, एक पैराग्राफ में दे दे, और जो था हमारा टैबुलर उसमें आपको मैंने 4 तरह की फर्दर टेबल्स क्लासिफिकेशन करवाई। और देन है डायग्रामेटिक। डायग्रामेटिक में मैंने आपको 3 तरह की करवाई थी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जिसमें था ज्योमेट्रिक प्रेजेंटेशन, और सेकंड था डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, और थर्ड है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। इनके भी फर्दर आपको पार्ट्स करवाए गए। बार ग्राफ कितने तरह की करवाई? सिंपल बार ग्राफ, मल्टीपल, कंपोनेंट बार ग्राफ, और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स में 4 तरह की डायग्राम्स हमने की। होप ये आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। यदि कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।